गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष में नाटक का उद्गम कैसे हुआ। वह कौन सा ऐसा पहला नाटक था जो भारतवर्ष में खेला गया, और नाटक की गंगोत्री भारतवर्ष में कौन सी है। वह कौन सा युग है, पल है जब भारतवर्ष में नाटक निर्माण हुआ। तो विद्वानों में इसके बारे में कोई एक वाक्यता नहीं है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो वैदिक काल है, ईसा पूर्व 1500 से लेके ईसा पूर्व 1000 तक, उस दौरान भारतीय नाटक का निर्माण हुआ है। और इसका प्रमाण देते हुए वे लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में संवाद है। यह संवाद जो है, ये पहाड़ और नदी के बीच के संवाद है, यम और यमी इनके बीच के संवाद है, पुरुरवा और उर्वशी के बीच के संवाद है। और संवाद ही तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो नाटक की शुरुआत ऋग्वेद से हुई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वो नाटक तो था नहीं, वे तो सिर्फ संवादों के खंड थे। इसलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नाटक का आरंभ ईस्वी सन 78 से लेके ईस्वी सन 114 के बीच कनिष्क साम्राज्य में अश्वघोष द्वारा लिखा गया सारीपुत्र प्रकरण, यह भारतवर्ष का पहला नाटक है। उसके बाद का लेकिन जो 1000 साल का कालखंड है, उसमें हम देखते हैं कि संस्कृत नाटक का बोलबाला रहा है। और यह प्रमाणित करने के लिए हमारे पास जो ग्रंथ है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने ईसा पूर्व 200 से लेकर ईस्वी सन 200 के बीच की गई, ऐसा मानना है। तो नाट्यशास्त्र नाटक के बारे में क्या कहता है? नाट्यशास्त्र यह कहता है कि भरत मुनि कहते हैं कि नाट्य वेद का निर्माण स्वयं ब्रह्मदेव ने किया। और ब्रह्मदेव ने चारों वेदों से अलग अलग घटक लेकर नाट्य वेद नाम के पंचम वेद की रचना की, ऐसा नाट्यशास्त्र में पहले अध्याय में लिखा गया है। तो ऋग्वेद से संवाद लिए, फिर सामवेद से गायन लिया, अथर्ववेद से अभिनय लिया, और यजुर्वेद से रस लेकर ये नाट्यवेद की निर्मित हुई प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी द्वारा, ऐसा नाट्यशास्त्र कहते हैं। अब ये रचना होने के बाद भरत मुनि को यह कहा गया कि आप अपने 100 शिष्यों के साथ इस नाट्य वेद को प्रमाणित कीजिए। मतलब नाट्य वेद में या नाट्य शास्त्र में नाटक को कैसे प्रस्तुत करना, इसके बहुत सारे नियम दिए हुए हैं। इन नियमों के अनुसार नाटक को प्रस्तुत कीजिए
ऐसा आदेश भरत मुनि जी को दिया गया। और फिर उन्होंने जो पहला नाटक खेला वो अमृत मंथन था, और जो इंद्र के ध्वजारोहण समारोह में वो प्रस्तुत किया गया। भरत मुनि द्वारा अपने 100 शिष्यों के साथ उस नाटक की प्रस्तुति की गई। तो अमृत मंथन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये पहला नाटक है। लेकिन किसी भी तरह से अगर नाटक की आरंभिक स्थिति को हम आकलन करने की कोशिश करें, एक बात तो तय है कि संस्कृत नाट्य परंपरा ने भारतीय नाटकों को एक दिशा दी। संस्कृत नाट्य परंपरा ये मानो भारतीय रंग परंपरा का मुकुटमणि है। अब ये संस्कृत नाटक खेलने के तौर तरीके, उसके नियम नाट्य शास्त्र में उद्धृत है। तो नाट्य शास्त्र क्या कहता है कि नाटक किस तरह होना चाहिए। दरअसल पहले ये देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र में है क्या। नाट्य शास्त्र में नाटक खेलने की पूरी विधि दी हुई है। मतलब रंग मंदिर का निर्माण कैसे करना, अभिनय कैसे करना, नाटक की स्क्रिप्ट जिसे नाट्य काव्य कहा जाता था वो किस तरह से होनी चाहिए, अभिनय कितने प्रकार का होता है, पात्र कितने प्रकार के होते हैं, नाटक को सफलता मिलती है तो कैसे मिलती है, ये सारा नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। रस, भाव, वृत्ति, प्रवृत्ति, ये सारी बातें और सिद्धि तक की बातें नाट्य शास्त्र में की गई है। रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तया सिद्धि स्वरास्थ आत्मोद्यम गानम रंगश्च संग्रह। मतलब गायन है, वादन है, तो सब कुछ नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। और इन्हीं में दिए गए नियमों के अनुसार संस्कृत नाटक खेला जाना चाहिए, ऐसा संकेत है। तो नाट्य शास्त्र के प्रमुख संकेत संस्कृत नाटकों के बारे में हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र का यह मानना है कि संस्कृत नाटक जो है वो उसका अंत सुखद होना चाहिए। मतलब वो सुखांत होना चाहिए, वो ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, वो शोकांत नाटक नहीं होना चाहिए। नाटक ने आनंद देना चाहिए, और यह आनंद कैसा हो? ब्रह्मानंद सहोदर आनंद नाटक ने देना चाहिए, ऐसा नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। उसी तरह नाट्य शास्त्र यह भी मानता है कि संस्कृत नाटक में एक नायक और एक फल होना चाहिए। मतलब एक नायक होना चाहिए, उसके मन में कोई फल प्राप्त करने की फलाकांक्षा होनी चाहिए, फिर उस और एक प्रगति होनी चाहिए, उस फल प्राप्ति की ओर एक प्रगति होनी चाहिए, नाटक का विकास होना चाहिए, और अंततः नायक को फल प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में संस्कृत नाटक होना चाहिए, खेला जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, ऐसा नाट्य शास्त्र कहता है। उसी तरह नाट्य शास्त्र यह भी कहता है कि धर्म की जो त्रिसूत्री है, धर्म, अर्थ और काम, इनका दर्शन भी नाट्य शास्त्र में होना चाहिए। धर्म यानी क्या? कहते हैं इति धारयते तद धर्मम। मतलब जो समाज की धारणा करता है वह धर्म है। व्यक्ति को अच्छा क्या और बुरा क्या, योग्य क्या और अयोग्य क्या, सही क्या और गलत क्या, इसका जो विवेक प्रदान करता है
वह धर्म होता है। और इसलिए नाटक का नायक कैसे होना चाहिए? वो धार्मिक होना चाहिए, वो सत्य का आचरण करने वाला होना चाहिए, वो योग्य राह पर चलने वाला होना चाहिए। तो नाटक से धर्म का प्रकटीकरण होना चाहिए। फिर अर्थ, इस नायक ने अपनी उपजीविका के लिए नैतिक मार्ग से धन कमाना अनिवार्य है। तो नैतिक मार्ग से कमाया हुआ धन ही दरअसल अर्थ कहलाता है। और अंततः काम, यानी नायक के मन में जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं हैं, वो सही मार्ग पर चलते हुए उसने पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह से जो त्रिसूत्री है, धर्म, अर्थ और काम, वह भी नाटक से प्रकट होनी चाहिए, ऐसा भी नाट्य शास्त्र मानता है। और संस्कृत नाटक इसी तरह रचे गए हैं। उसी तरह संगीत भी एक अनिवार्य हिस्सा है नाटक का। तो नाटक में संगीत होना चाहिए, नाटक में नृत्य होना चाहिए, ऐसा नाट्य शास्त्र कहता है। नाटक एक यज्ञ की तरह पवित्रता से खेला जाना चाहिए, ये भी नाट्य शास्त्र की मान्यता है। तो इसलिए इस तरह संस्कृत नाटक जो है वो नाट्य शास्त्र में दिए गए नियमों के अनुसार ही उसका मंचन होता है। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि भारतवर्ष में नाटक का आरंभ कैसे हुआ और आरंभिक दौर में संस्कृत नाटक ने कितना बड़ा योगदान भारतीय रंगभूमि को दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।